वीडियो के आज इस पार्ट में हम कवर अप करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में डिफरेंस। बेसिकली यहाँ पे कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स एक ही होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है पहली चीज कि हम कंजप्शन गुड्स को ही हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, लेकिन साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है हमारे पास कि भाई यहाँ पर जो इनकी कैटेगरीज है वो कितनी है। बेसिकली ये जो कंजप्शन गुड्स है ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन कौन सी हैं वो 4 कैटेगरीज? नंबर 1 आ जाता है ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और इसके बाद आएंगे सर्विसेज। तो पहला हम कवर करते हैं हमारे पास ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं। तो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कौन से हैं। ये कह रहे हैं दीज आर द दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर एंड आर ऑफ द रिलेटिवली हाई वैल्यू। यानी कि वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, काफी लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है काफी ज्यादा हाई होती है। इसको एक हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, टीवी है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर होगा और इस तरह की जो मशीन है जो काफी साल चलती हैं, 5 साल 10 साल, इनकी वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा हाई होती है, ज्यादा मतलब कीमतें हमें अवेलेबल होती है मार्केट में, है ना। तो ये जो ज्यादा समय तक चलने वाली हमारी कॉमोडिटीज हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कंज्यूमर गुड्स ही बोलते हैं, लेकिन हम इसे बोलते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, आपको याद होगा टीवी पे कभी हमने देखा होगा ड्यूरा सेल का ऐड आता था। तो ड्यूरा सेल क्या था वो कि भाई चले ज्यादा से भी ज्यादा। वो जो ड्यूरा वर्ड था वो एक्चुअली यहीं से रिलेटेबल है। ड्यूरेबल का मतलब ही होता है ज्यादा चलने वाला, ठीक है। तो अब याद रखना कि ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स हैं जो काफी समय तक चलने वाले हैं, मोर देन हम बोल सकते हैं 5 ईयर, ठीक है, या फिर 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से और 2 साल से तो ज्यादा चलेंगे डेफिनेटली। तो अब ये इसका एग्जांपल में हम मेंशन कर सकते हैं अपने घर के वो आइटम जो काफी समय से चलते आ रहे हैं, जैसे कि आपके घर में स्कूटी होगी, बाइक होगा, कार होगा, वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो ये सारे एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स में। इसके अलावा जो सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं भाई? सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, सेमी का मतलब क्या हो गया, आधा, यानी कि कम समय तक चलने वाला, मतलब चलेगा काफी लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। अब क्या है, दीज आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। यानी कि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, 1 साल होगी या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमारे कपड़े हो गए, क्लॉथ, शूज, फर्नीचर, क्रॉकरी एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ एग्जांपल है हमारे लिए सेमी ड्यूरेबल गुड्स के, जो कि 1 साल या थोड़ा सा ज्यादा चल जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा आता है नॉन ड्यूरेबल और द सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और द सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स का आप एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक 2 रुपए या 3 रुपए वाला पेन आता था, आपको याद होगा, या शायद आप अभी भी इस्तेमाल करते होंगे, है ना, जिसे हम बोलते हैं यूज एंड थ्रो पेन, है ना। तो वो क्या है, सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स है, क्योंकि हम उसे एक ही बार यूज कर पाएंगे। हम उसे क्या करेंगे, एक बार खरीदा, पूरी तरह से जब वो इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद उसका कोई भी रीयूज नहीं हो सकता, है ना। इसी तरह से आप मार्केट में जाओ, अपनी बाइक या स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हो, तो वो भी क्या है, सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स है। उसी को हम ये कह रहे हैं कि नॉन ड्यूरेबल भी बोलते हैं उसी को, और उसी को बोल रहे हैं सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। थ्योरी से कवर अप करते हैं, ये क्या कहते हैं, दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द सिंगल टाइम, जो कि एक बार इस्तेमाल होने वाला है और उसके बाद नहीं होगा। जैसे कि ब्रेड दैट वी ईट यूज अप एंड in a single act of the consumption, like LPG, ink of the pen। like यहाँ पे इन्होंने 2 या 3 एग्जांपल दे दिया हमें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, एक ब्रेड का पैकेट खरीद के ले आ रहे हैं और उसे इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो वो एक बार में खत्म हो जाएगा। बस खत्म हो गया तो क्या हुआ, उसके बाद क्या वो दोबारा आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह से कह रहे हैं एलपीजी सिलेंडर हमारे घर में जो है, हम गैस का सिलेंडर लेकर आते हैं और यहाँ पर क्या होता है, उसको हम एक ही बार यूज करते हैं, फिर हम उसे दोबारा दूसरा लेकर आते हैं या फिर रिफिल करा के आते हैं, है ना। तो वो चीज, तो उसके अंदर जो कॉमोडिटी थी वो तो खत्म हो गई, फिनिश हो गई, है ना। इसके बाद क्या है, हमारी पेन की इंक, वो भी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास आखिरी कैटेगरी, वो है हमारी सर्विसेज की। सर्विसेज में क्या कहते हैं, सर्विसेज में कहते हैं दीज आर नॉट एनी गुड्स, दीज आर द इंटेंजिबल एक्ट डन बाय द प्रोफेशनल्स टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। देखो सर्विसेज क्या है, सर्विसेज लाइक आपके टीचर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वक्त मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं बाय गिविंग द नॉलेज। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग द नॉलेज। ये कौन कर सकता है, प्रोफेशनल कर सकते हैं, जो उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो चुके हैं या फिर उन्होंने स्पेशलाइजेशन करा है उस फील्ड में, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं सर्विसेज क्या है, एक तरह का एक्ट है जो कि लोग करते हैं, इंटेंजिबल एक्ट है जो कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें और पर्सन ओनली कैन फील दे आर जस्ट रिसीविंग द समथिंग, फाइन, बट इन द टेंजिबल वे वी कैन नॉट सी। हम टेंजिबली तो उसे नहीं देख पा रहे हैं, बट वी कैन फील दैट कि नहीं, एक्चुअली द टीचर इज गिविंग द नॉलेज, सो वी आर गेटिंग दैट थिंग,
राइट, ओके। अब यहाँ पर यही चीज को समझाया गया था। जैसे कि एग्जांपल के लिए भी है हमारे पास, हमारा डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टीचर के एग्जांपल से समझ गए। लॉयर क्या करता है, लॉयर भी तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय गिविंग द एडवाइसेस, है ना, केसेस कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं, तो उसके लिए एडवाइसेस प्रोवाइड करता है वो। इसी तरह से डॉक्टर भी क्या करता है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, वो उसकी सर्विसेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया जो हमें पॉइंट्स रखने हैं रिमेंबर हमारे लिए, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है, कहते हैं भाई द सेम गुड्स मे बी द फाइनल और द इंटरमीडिएट, टोटली डिपेंड्स ऑन द एंड यूज। अब देखो कह रहे हैं कि एक गुड हमारे लिए क्या हो सकता है, फाइनल गुड भी हो सकता है, हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है शुगर का। शुगर इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस बिस्किट्स। शुगर को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकता है एक प्रोड्यूसर आगे उसे बिस्किट्स बनाने के लिए, है ना। लेकिन वही शुगर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे, अपने घर के लिए खरीद के ले आएंगे। अगर वही शुगर हम खरीद के ला रहे हैं अपने घर के लिए, तो हमारे लिए रहेगा वो फाइनल गुड्स। लेकिन वही शुगर एक प्रोड्यूसर ने खरीद ली मार्केट से आगे और बिस्किट्स बनाने के लिए या किसी भी और तरह की प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो कहलाएगा हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि एक तरह से रॉ मटेरियल, ठीक है। अभी आगे आ जाते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर द प्रोड्यूसर गुड्स। सभी कैपिटल गुड्स क्या हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स क्या नहीं होने वाले हैं, कैपिटल गुड्स नहीं होने वाले हैं। हमने ये चीज स्टार्टिंग में क्लियर कर ली थी कि भाई हमारे पहले वीडियो में कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स को हम आगे रीसेल करके या फिर उसके थ्रू और प्रोडक्शन करके पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो जहां भी मनी क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स होगा। वो कैपिटल गुड्स क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं। लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स क्या नहीं होंगे, कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके लिए हो सकता है, कंज्यूमर के लिए भी हो सकता है और किसी और प्रोड्यूसर के लिए भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कैपिटल गुड्स भी कंसिडर, है ना, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कैन से दैट आर नॉट कैपिटल गुड्स। यानी ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोड्यूसर गुड्स क्या है आगे और प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, उसको हम कैपिटल गुड्स भी नहीं कहेंगे। तो कैपिटल गुड्स से यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिससे आगे कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करी जाएगी, ठीक है। चलिए, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स एज रॉ मटेरियल। यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स में क्या इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, ठीक है। Who are the consumer in an economy? अब हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर है कौन एक्चुअली, यानी कि हम में से कंज्यूमर कौन है, आप, मैं या कोई और। तो आप बोलोगे सर आप भी कंज्यूमर हो, आप भी बाजार जाते हो, आप भी सामान खरीदते हो, हम भी जाते हैं और हमारे पेरेंट्स भी जाते हैं, है ना। तो हम सब लोग क्या करते हैं, एज एन कंज्यूमर हम क्या कर रहे हैं, कमोडिटीज बाजार से खरीद के ला रहे हैं। तो वी कैन से दैट कि हम जितने हाउस होल्डर्स हैं, आप और हम सब क्या कहलाएंगे, हाउस होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। हम जितने हाउस होल्डर्स हैं हम क्या है, कंज्यूमर हैं हमारी इकोनॉमी में। लेकिन हमारे अलावा गवर्नमेंट भी तो कुछ सामान बाजार से खरीदती होगी अपनी इंपॉर्टेंट की, है ना, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपने और किसी चीज को फुलफिल करने के लिए, नीड्स को। तो उसी लिए गवर्नमेंट भी क्या है, हमारी कंज्यूमर है। साथ साथ और कौन कंज्यूमर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम बोलते हैं एनजीओ। इसे हम क्या और भी क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, साथ साथ नोट करते चलना। इसके अलावा क्या लिखा है, दे ऑल डू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जितने भी हम लोग हैं, हम हाउस होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है या फिर हमारे एनजीओज हैं, हम लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं अपने कंजप्शन के लिए, ये सब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा कंसेप्ट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो अब हमें समझना है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या है। आप बोलोगे सर जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे वो हमारे इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही भी है कहना कि भाई पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करना इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन कहीं पे भी मतलब से थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि भाई कहीं पे भी का मतलब है कि हमने जो पैसा है, हमने कोई लैंड परचेज कर ली, हमने कोई एसेट ऐसी परचेज कर ली जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, है ना, यहाँ पे हमने इसे परचेज कर लिया जिससे हमारी एसेट की वैल्यू और बढ़ेगी, है ना, आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, वो कहलाती है इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक चीज, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो कुछ समय के लिए पैक हो जाता है ना। यानी कि सपोज हमने एक लैंड परचेस करी 10 लाख रुपए की, आने वाले समय में उसकी कीमत हो जाएगी 15 लाख, तो मैं 15 लाख पे उसे बेचूंगा। लेकिन 15 लाख जब तक नहीं होती तब तक वो मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, मैं उसको छेड़ नहीं सकता, है ना, मैं उसे इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, है ना, ठीक है। तो यहां से हमें समझना है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन,
यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, जिससे एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं और पैसा बनाते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना और पैसे से पैसा बनाना, वी कैन से दैट, ठीक है। अ प्रोसेस दैट कैन इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू को बढ़ाने का एक तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम इकोनॉमिक्स में रिफर करते हैं विद द टर्म आई, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है आई इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे लिखा है के को हम यूज करते हैं एज अ कैपिटल स्टॉक। लेकिन जो डेल्टा का साइन है, ये ट्राइंगल का जो आपको दिख रहा होगा, इसे हम डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा के इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। आपने इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख रुपए की, अब उसकी कीमत हो गई 15 लाख, कितने की वैल्यू इंक्रीज हो गई? आप बोलोगे सर ये तो 5 लाख का इंक्रीज हो गया है ना, तो जो 5 लाख की वैल्यू बढ़ी दैट इज दी योर डेल्टा के, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। आपकी एसेट की वैल्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसको हम बोलते हैं डेल्टा के, यानी कि चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब हम इन्वेस्टमेंट दो तरह से कर सकते हैं, एक होती है हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो क्या है वो भी हमें समझना है। फिक्स इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग एंड मशीनरी। हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा फिक्स में भी लगा सकते हैं, फिक्स एसेट्स में लगा सकते हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग हो गई, हमने प्लॉट्स खरीद लिए, हमने मशीन्स खरीद ली, हमने फर्नीचर खरीद लिया, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स सच एज द बिल्डिंग एंड मशीनरीज एंड प्लांट, वी कैन से दैट, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ द फिक्स इन्वेस्टमेंट, अगर हम क्या करते हैं अपना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, जैसे कि मैंने बिल्डिंग खरीद ली, तो इससे फायदा क्या होगा, है ना। तो पहला फायदा कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रोड्यूसर की। लाइक मैंने बिल्डिंग खरीदी और मशीन खरीद ली, तो ज्यादा मशीन खरीदने से मैं क्या कर पाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। बिल्कुल, मैंने बिल्डिंग भी खरीद ली, बिल्डिंग में क्या होगा, अब मैं ज्यादा वर्कर्स को हायर करके काम करवा सकता हूं, तो मेरी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई। बिल्कुल, तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है। तो by rising the production capacity of the producer, fixed investment leads to the higher level of the output in the economy। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम क्या करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ द आउटपुट। अगर हम कैपेसिटी एक बार इंक्रीज कर पाए प्रोडक्शन की, तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। मैंने मशीन खरीदी, पहले मशीन खरीदने से पहले मैं 100 पीस बना पाता था शर्ट्स के, लेकिन अब मैंने 2 मशीन और खरीद ली, अब मैं 300 पीस बना पा रहा हूं, तो मैं ज्यादा आउटपुट गेन कर पा रहा हूं ना, तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बताया गया है कि हायर लेवल ऑफ द आउटपुट बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द हायर रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलरली नोन एज द जीडीपी ग्रोथ। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाऊंगा, पहले मैं 100 शर्ट बना रहा था, अब मैं 300 बना रहा हूं, तो मेरी जीडीपी में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल जीडीपी किस पे डिपेंड है, हमारे आउटपुट पे, हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन्वेंट्री रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ और द फिनिश्ड गुड्स एंड द चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। देखो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जब भी हम रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते हैं, हमने एडवांस में रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया अपने पास, तो वो होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं रॉ मटेरियल पहले से खरीद के रख लूं तो फायदा क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझो। आप अपने पेरेंट्स के पास साथ कई बार शॉपिंग के लिए जाते हो कपड़े की दुकान पे, है ना, तो कपड़े की दुकान पे क्या होता है, बहुत सारा स्टॉक वो पहले से रख के रखते हैं एडवांस में, है ना, हर साइजेस के कपड़े रखते हैं, तो वो अपने पास इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री में कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल है उनके लिए, है ना। लेकिन अब वो उसका फायदा क्या है, अब फायदा यह है, इट एंश्योर्स द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। आपने अपने शॉपकीपर से कहा कि नहीं मुझे तो ब्लू जींस नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक जींस चाहिए, तो आपको तुरंत लाके देता है ना, क्योंकि उसने क्या करा है, मेंटेन करा है अपना इन्वेंट्री, तो क्या हो पाई, अनइंटरप्टेड सप्लाई हो पाई। अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोड्यूसर को क्या रहता है, अनइंटरप्टेड सप्लाई रहती है, ठीक है, यानी किसी तरह की समस्या नहीं आती सप्लाई करने में। With enough stock of raw material, the producers can avoid the day-to-day purchase from the market। अगर वो अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, जैसे शॉपकीपर का मैं एग्जांपल दे ही रहा हूं, तो उससे क्या होता है, उन्हें डे टू डे परचेज नहीं करना पड़ेगा, डेली बाजार नहीं जाना पड़ेगा, फिर वो डेली खरीद के नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए होप करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपने समझा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ नोट्स मेंटेन करते चलिएगा, ठीक है। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देयर।